Hello everyone, welcome to AcadExcel. Myself Dipali and I am your biology educator. और बच्चों आज हम लोग जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी आज हम हमारे फाइनल लेक्चर पे है, दैट इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन. ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, जिसमें आज हम ह्यूमंस की बात करेंगे कि हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड. अभी तक हमने देखा कि भाई जितना भी अर्थ, सबसे पहले तो हम किसकी बात कर रहे थे, सबसे पहले हम यूनिवर्स, अर्थ, इनकी बात कर रहे थे. अब आज हम लोग देखेंगे कि भाई अगर अर्थ है, यूनिवर्स है, तो उसके बाद फिर क्या क्या चीजें डेवलप हुई. सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, क्योंकि हमने डार्विन लास्ट क्लास में पढ़ लिया है. तो डार्विन के बाद, लेपार्क के बाद, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को देखते हुए हम किस तरीके से आगे जो रिसर्च हुई उनको कंटिन्यू करते हुए एडेप्टिव रेडिएशन को आज पढ़ेंगे. फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को आज हम देखेंगे और उसका सिग्निफिकेंस, मेजर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, और आज इस चैप्टर में हम ह्यूमन इवोल्यूशन, फॉसिल डिस्कवरीज, इनको भी देखेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन की. एडेप्टिव रेडिएशन मतलब ये होता है बच्चे, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ क्या. एडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली एक ऐसी चीज देखी गई बाय डार्विन कि यार जब वो वही सी वोयाज वाले उस पे ही सेम टाइम पे क्या चीज बोलता है वो कि यार सेम एक उसने देखा ब्लैक कलर की बर्ड, ब्लैक स्मॉल बर्ड, और इस बर्ड को जब उसने देखा तो वो ये कह रहा है कि भाई कहीं कहीं वही सेम आइलैंड, कौन सा बेटा, वही सेम आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड है, वहां उसने कुछ ऐसी बर्ड्स देखी और उन बर्ड्स के अंदर वो ये चीज देखता है कि भाई वहां ना कुछ बर्ड्स तो ऐसी होंगी जो क्या खा सकती है, फूड, फीडिंग हैबिट क्या है उनका, कुछ बर्ड्स ऐसी इवॉल्व हो गई, इस तरीके की जगह पे चली गई. मतलब ओरिजिन सबका सेम है, समझना इस बात को, ओरिजिन सारी बर्ड्स का सेम ही है, एक ही आइलैंड पे है, गैलापागोस आइलैंड पे है, पर वो किसी ना किसी कारणवश, किसी ना किसी तरीके से जो है दूसरे आइलैंड पे मान लो चली जाती है या दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन में चली जाती है, तो वहां पे अगर उनका ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वो वहां की तरीके से ही इवॉल्व होंगी ना. मतलब एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, या किसी भी तरीके से अगर वो आइलैंड पे कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि भाई फिर अब वो डिस्ट्रप्टिव आइलैंड है ना, अब वहां से लोग भागना शुरू करेंगे, वहां से जो चिड़िया, वो बर्ड्स है वो भी भागना शुरू करेंगी. तो ये बर्ड्स जब भागी तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाना शुरू हो गई, कई तो मर गई और कई जो दूसरी जगह पे गई, वहां पे इन लोगों ने उसी तरीके के इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लिया अपने आप को. क्योंकि भाई लॉ ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन मतलब अपने आप को एडेप्टिव उसी जगह पे अडेप्ट कर लेना. अडेप्ट मतलब कि भाई जैसा कंडीशन आपको मिल रहा है आप वहां रहने के लिए तैयार हो. ठीक है, और ये पूरा पूरा लिंक करता है आपके नेचुरल सिलेक्शन से, कि भाई नेचुरली हर ऑर्गेनिज्म सिलेक्टेड है बाय नेचर, हर ऑर्गेनिज्म सिलेक्टेड है. तो यहाँ नेचुरल सिलेक्शन का रूल आता है जब हम एडेप्टिव रेडिएशन को पढ़ते हैं, कि एडेप्टिव रेडिएशन है. रेडिएशन क्यों बोला, क्योंकि जहां जहां जा रही है वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीशी नहीं बदल, मतलब एक अलग ही स्पीशी नहीं बदल रही है बर्ड ही, पर बर्ड अलग अलग तरीके की दिख रही है. तुम्हें सारी बर्ड एक जैसी दिखती है? नहीं, सारी दिख भी नहीं सकती. ठीक है, सारी बर्ड्स एक जैसी नहीं दिखेगी, बर्ड्स डिफरेंट दिखेगी. अब देखो इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनकी बीक, पूरी बॉडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सेम है, पर इनकी बीक में अंतर है. क्यों अंतर है, क्योंकि कहीं मान लो किसी को बहुत अच्छे से उसको नट्स वगैरह मिल जाते हैं तो वो उस पर फीड करती है, किसी को मान लो पानी के अंदर जाना पड़ रहा है या बहुत बड़े बड़े गड्ढों के अंदर जाना पड़ रहा है फॉर दी ईटिंग थिंग्स, तो उसकी जो बीक होगी वो थोड़ी सी इलोंगेटेड होगी, है ना. किसी को सामने चीज मिल रही है तो उसकी बीक इलोंगेटेड उतनी नहीं होगी, जिसको दूर चीज मिल रही है उसको लेना पड़ रहा है तो उसकी बीक उतनी ज्यादा इलोंगेटेड हो गई. तो चीज वही है, चारों फोटोग्राफ में जो दिख रहा है वो चारों बर्ड सेम ही है, पर जैसे जैसे इनका एडेप्टेशन, जैसे जैसे इनका एरिया एरिया चेंज होता है, इनमें एडेप्टेशन आ जाता है. ठीक है,
जैसे ही मैं एरिया चेंज करूंगी इनमें एडेप्टेशन आ जाएगा, ये रहने के लिए वहां पे पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी कि भाई मैं यहाँ रह लेती, ठीक है, और उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, तुम ही अगर मान लो, तुम अभी जैसे मान लो यहाँ अगर रह रहे, तुम एक तो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स की बात करो, ठीक है, तुम एक्सट्रीम गर्मी में रह रहे हो, ठीक, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, थार डेजर्ट है, जोधपुर वगैरह, जैसलमेर, वहां तुम लोग रहते हो, सडनली वहां की पॉपुलेशन को बोला जाता है कि या तो आप लोग कोई और जगह चले जाओ क्योंकि यहाँ पे अभी एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं, ठीक है, होगा क्या, कुछ स्पीशीज जो होंगी, कुछ लोग जो होंगे वो वहीं के वहीं, क्योंकि भाई नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी अगर आ गई तो वहीं का वहीं खत्म हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई हम तो बाहर जाके रह लेंगे, हमको क्या, रह लो, बहुत बढ़िया। तो जब वो बाहर गए, अब कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब लेट्स से एशियन कंट्रीज के थ्रू की तरफ चले गए, मलेशिया, जापान, कोरिया, यहाँ चले गए, ठीक है, कुछ लोग जो थे वो इंग्लैंड चले गए, कुछ लोग जो थे वो अमेरिका चले गए। अब तुम इनमें डिफरेंसेस देखना। अब मैं बोल रही हूँ स्पीशी चेंज होने की संभावना, कैसे संभावना, कि अगर तुम देखो इन तीनों तरीकों, इन तीनों पॉपुलेशन में फूड हैबिट चेंज हो जाएगा। जो आदमी, जो इंसान, जो ऑर्गेनिज्म एशिया वाले एरिया में होगा वो सी फूड ज्यादा प्रेफर करेगा, है ना। फिर अगर मैं बात करती हूँ इंग्लैंड की, या अगर मैं बात करती हूँ अमेरिका की, वहां पे अलग फूड हैबिट्स होंगी। तो डिफरेंसेस देख रहे हो, थे पहले कहाँ पे, ये सारे एक ही जगह पे थे, बट ये वहां से निकल गए, ठीक है। ये इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही लेना, कोई ये ऐसा नहीं है, हमें इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं, इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आते, बट स्पीशीज में चेंजेस आते हैं। इवोल्यूशन टाइम जरूर लेता है, पर वो टाइम जब आता है जब वो कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। चलो, तो अब इन ब्लैक बर्ड्स को उसने नाम दिया डार्विन फिंचेस, डार्विन पढ़े क्या बोलता है ये, ओके। During his journey, Darwin went to Galapagos Island. यही घूम रहा है ये. There he observed amazing diversity of creatures. On particular interest, small black birds, later called Darwin finches, जिसको अब हम बोलते हैं. He realized that there were many variety of finches in the same island. एक ही आइलैंड के आसपास जो है वो बहुत अलग अलग तरीके की फिंचेस है, बहुत अलग अलग तरीके की बर्ड्स है. All the variety he conjured evolved from the island itself. एक ही जगह से ओरिजिन हुआ है उनका, ठीक है, एक ही जगह से फैली है वो दूसरी दूसरी जगह पे. नेक्स्ट, फ्रॉम द ओरिजिनल सी ईटिंग. अब देखो एक कौन है जो सीड खा रही है, मेनी अदर फॉर्म्स द ऑल्टरनेट बीक अरोज. अब जैसे जैसे उनका ईटिंग हैबिटेट चेंज हुआ, ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई, वैसे वैसे उन्होंने अपनी बीक का फॉर्मेशन शुरू किया, enabling themselves to becoming insectivorous and vegetarian finches. अब कुछ जो थी इंसेक्ट्स खाने लग गई, इंसेक्टिवोरियस हो गई, कुछ जो थी वो वेजिटेरियन हो गई, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स व्हाट दे गेट. This process of evolution of different species is a given geographical area starting from a point and literally radiating to the other areas of geography habitat is called adaptive radiation. कि भाई एक जगह से ही origin है ना, बट अलग अलग तरीके के फूड हैबिट्स, जिस भी तरीके की फीडिंग हैबिट्स है उस हिसाब से अगर वो चेंज हो जाती है, उनमें कुछ भी इवोल्यूशन आता है, तो वो एग्जाम्पल है आपके पास एडेप्टिव रेडिएशन. क्लियर, समझ में आ गया. चलो अगला, डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना. डार्विन फिंचेस को इसके लिए बेस्ट चुना जाता है. Another example is Australian marsupials. Australian marsupials. ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल्स वो होते हैं जो कि जिनके पास ना एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी से अटैच, जिसपे वो बेबी यंग वन जो है वो ग्रो होता है, और फिर उसके बाद एडल्ट या थोड़ा सा जो मेच्योर हो जाता है बेबी तो वो उनसे रिलीज हो जाता है. कैंगारू अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो एक पॉकेट, जो एक चेम्बर बना के रखता है अपने ही बॉडी पे, ठीक है, बॉडी उसी की है, वो बस एक चेम्बर, एक अलग सा पाउच बना लेता है, वो होता है मार्सुपियल्स. सो उसी मार्सुपियल की बात बोल रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है उससे
बहुत अलग अलग तरीके की वेराइटी ऑफ और डाइवर्सिटीज हमको देखने को मिलती है. So, a number of marsupials, each different from the other, evolved from the ancestral stock, but all within the Australian island. सारे के सारे कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे, बट अलग अलग जगह. ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के एक ही जगह पे नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, है ना. तो वो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, बट एरिया लोकेशन वैसी सी है. ठीक. When more than one adaptive radiation appear to be occurred in an isolated geographical area, ये देखो, it represents different habitats. One can call this convergent evolution. अभी इसकी बात करेंगे बेटा, convergent evolution की अभी बात करेंगे. पहले ये देख लो, मार्सुपियल रेडिएशन देख लो, ये अडेप्टिव रेडिएशन देख लो. ये इस तरीके से, इससे कितनी सारी कोआला बना है, इससे मार्सुपियल, ये सब शुगर ग्लाइडर, ये तुम्हें पता भी नहीं होगा, तस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, ये सारी चीजें, मार्सुपियल रैट, ये सारी चीजें सेम उसी मार्सुपियल की ही बनी है. तो सारे अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं, है ना. चलो, सब में देखो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सब पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ होते हैं. ओके, अब बात करते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझने से पहले एक प्रोसेस समझो, होमोलोगस, एनालोगस. दो वर्ड्स आते हैं, आएंगे बच्चे, होमोलोगस, एनालोगस. होमोलोगस सेम ओरिजिन, होमो सेम, ओरिजिन, है ना, बट डिफरेंट. डिफरेंट और कैन बी सेम फंक्शन. ठीक है. अगला, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, है ना, डिफरेंट, ओरिजिन एंड सेम फंक्शन. बताओ, समझ में आई बात. होमोलोगस जो स्पीशीज होती है, जो तरीके से सेम होती है, तो ये हमको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाती है. वहीं ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाती है. चलो सुनो, हो क्या रहा है, एक है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. मतलब हुआ क्या कि हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन मतलब ये हो जाता है कि सेम ओरिजिन है, सेम ही ओरिजिन है, सेम ही हाथ ही है. ठीक है, सेम, ऑलमोस्ट सेम तरीके के मसल्स होंगी, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इनके ओरिजिन में ज्यादा अंतर नहीं आएगा. पर इनको हर एनिमल अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है, इनके फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, इनके फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं. अभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे आराम से. अगला आता है एनालॉगस. एनालॉगी मतलब ये होता है कि भाई इनका ओरिजिन अलग है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन से जन्मे हैं ये, पर इनमें फंक्शन सेम है, काम सारे सेम ही कर रहे हैं. यहाँ काम अलग है, यहाँ काम सेम है, यहाँ ओरिजिन सेम है, यहाँ ओरिजिन अलग है. याद करने की ट्रिक, सेम ओरिजिन होमोलोगस, या तो ये वाला वो ले लो या ये वाला वो ले लो, होमोलोगस, है ना, और ओरिजिन सेम ओरिजिन. ठीक है, सेम ओरिजिन. क्लियर? यस. अब पढ़ते हैं अपन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो समझ में आ जाएगा. Okay. Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into variety of such placental mammals. अब यार यहाँ इसने बोला है convergent evolution. क्यों बोलेगा convergent evolution? कब बोलेंगे convergent evolution? Convergent evolution हम तब बोलेंगे जब origin अलग है पर हमारे पास function सबके same है. तो सबके पास pouch है, ठीक है, function सबके same है पर अलग अलग तरीके से origin है. ठीक है, सेम जगह से ओरिजिन नहीं है, अलग अलग तरीके से ओरिजिन है और फंक्शन सबके सेम है, सभी उसको विविपेरी में यूज करते हैं.
ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल यही आता है। फिर उसके बाद बोलता है each which appears to be similar to have a corresponding marsupial, example placental wolf, tasmanian wolf, ये सब marsupials ही है बेटा, और placental marsupials है, ठीक है, इनमें प्लेसेंटा भी फाउंड होता है। चलिए, about 200 million year ago the first cellular form of life appeared on earth. The mechanism of how the non-cellular aggregates into giant macromolecules could evolve into cell, and the membranous envelope is not known. Some of these cells have ability to release oxygen. The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis. अब भाई जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है हमको डिफरेंसेस नजर आएंगे, तो ये जाहिर सी बात है, इस पे कोई अलग बात नहीं है, डिफरेंसेस नजर आएंगे, ये चीजें होगी, ठीक है जी। तो सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigments। भाई ये सब चीजें तुम पढ़ चुके हो ना कि प्लांट जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है, प्लांट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करता है। ये ना सिर्फ तुमने उस पे ये लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, तुम काफी बार ये चीज पढ़ चुके हो, तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए चीज कि भाई ये तो बेसिक्स है ना। अगला, स्लोली सिंगल सेल बिकम मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर अगो, इनवर्टिब्रेट फॉर्म्स formed and active jawless fish probably evolved around 350 मिलियन ईयर अगो। देखो बेटा, अगर तुमने नहीं सुना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हर चीज ना फिशेस से इवॉल्व हुई है। सबसे पहले जो है पाइसीज बने थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे जो है कहाँ की किसकी तरफ मूवमेंट होता गया, धीरे धीरे जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, एम्फीबियंस की तरफ मूवमेंट होता गया, फिर रिप्टीलिया की तरफ मूवमेंट होगा, फिर बर्ड होगा, फिर उसके बाद मैमल्स इवॉल्व होंगे। तो ये तुमने ह्यूमन उसमें एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि किस तरीके से इवोल्यूशन है ना, किस तरीके से ओरिजिन है। अब देखो, seaweeds and few plants exist probably around 320 million year ago. We told that first organism that invade lands were plants. भाई सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म में कौन आएगा, प्लांट आएगा, सडनली ह्यूमन तो आएगा नहीं, तो पहले प्लांट बने हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में पहले प्लांट बने हैं। फिर they were widespread on land when animals invade the land, ये बहुत ज्यादा फैले हुए थे लैंड पे। फिर एंट्री किसकी होती है, एनिमल्स। Fishes with stout and strong fins could move on the land and go back to water. धीरे धीरे फिर कौन आ गए हमारे पास, एम्फीबियंस आ गए, जो आगे पीछे दोनों तरफ हो सकते थे। This was about 350 million year. Next, in 1938, a fish caught in the South Africa happened to be coelacanth, which was thought to be extinct. अब extinct हो चुके हैं। These animals are called lobe fins. Evolved it into, अरे ये पढ़ाना है मुझे अभी तुमको। First amphibians, भाई पहले फिश आई है ना। अब देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले फिश आई, फिश में से फिर धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि पहले सबसे पहले वाटर में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है ना, डायरेक्ट लैंड पे कुछ भी चीज नहीं हुआ, फिर वाटर में डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे लैंड पे आए, तो लैंड प्लस वाटर, जैसे मैं उसमें प्लांट किंगडम में बताती हूँ लैंड प्लस वाटर ब्रायोफाइट्स आते हैं, वैसे यहाँ भी आए, और इनको हम नाम दे देते हैं एम्फीबियंस। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर that lived on both land and water. There are no specimen of these left with us. However, these were the ancestors of modern day frogs and salamanders. ये अभी उनके ancestors हैं, ठीक है। The amphibians evolved into reptiles. धीरे धीरे amphibians किसमें change हो गए बेटा, reptiles, reptilia में, ठीक है, रेंगने वाले। फिर they lack thin shelled egg which do not dry up in sun unlike those of amphibian. अब ये जो egg था वो ड्राई नहीं हो रहा था, यानी उनको बार बार पानी में इसीलिए रहना पड़ रहा था। अगेन इसको ब्रायोफाइट से देखो, ब्रायोफाइट्स में क्या हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे उनको पानी चाहिए था, यहाँ भी रिप्रोडक्शन यानी ताकि एग जो है वो जो है थोड़ा सा मॉइस्चर उस पर प्रेजेंट रहे, इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि वो पानी की कॉन्टैक्ट में रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स। अब हमको तो नया ही दिख रहा है, हमको पुराने से कोई मतलब नहीं है और हट भी गए।
टर्टल, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, और नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर अगो में रेप्टाइल्स बन गए ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, डोमिनेटेड ऑन अर्थ। फिर धीरे धीरे इन्होंने डोमिनेशन करना शुरू किया। जाइंट फर्न्स, फर्न्स यानी टेरिडोफाइट्स। अब धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे प्लांट में इवोल्यूशन है ना, वैसे वैसे ही ह्यूमन का इवोल्यूशन है ना। तो प्लांट में क्या बन रहा है अभी, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं हम, ब्रायोफाइट्स को। फिर धीरे धीरे आया टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स कौन थे, बॉटनिकल स्नेक्स, है ना। तो स्नेक्स मतलब रेंगने वाला, तो वही है रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन। were present, but they all fell to form the coal deposits slowly. Some of these land reptiles went back to the water to evolve into fish-like reptiles, probably 200 million years ago. The land reptiles were first, of course, the dinosaurs. Dinosaurs थे सबसे पहले. The biggest of them, Tyrannosaurus Rex, was about 20 feet in height. Jurassic Park देखी तुम लोगों ने? देख के देखना, बहुत बढ़िया मूवी है, मतलब गजब का डर जाओगे तुम लोग सारे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें तो अलग अलग तरीके के तुमको डायनासोर्स दिखेंगे, वो इतना मजेदार होगा ना उनको देखना। तब तुमको देखना नाम भी मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो तुम ऐसे सोचोगे भाई ये तो पढ़ा था हमने, वही नाम है, वही नाम आएगा तुम्हारे। चलो, 20 meter in height and 20 feet in height and had huge fearsome dagger like teeth. दांत नहीं, खतरनाक दांत थे उसके, Tyrannosaurus rex के। About 65 million year ago, the dinosaurs suddenly disappeared from Earth. बेचारे चले गए, किसी को नहीं पता क्यों गए, कैसे गए, no one knows, है ना। We do not know the true reason. कुछ कहते हैं कि भाई क्लाइमेट कंडीशन ने उनको मार दिया, कुछ कहते हैं कि वो समय के साथ इवॉल्व नहीं हो पाए, एंड अगेन डार्विन का रूल कि भाई अगर समय के साथ तुम नेचुरली, नेचर इज नॉट सेलेक्टिंग यू, ऑब्वियसली योर स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट समडे, वही हुआ है। चलो, एक ये चीज और जान लो, एग्जाम्पल्स ऑफ, देखो अब बेटा, फोरलिम्ब ऑफ व्हेल, बैट एंड मैन। अगर मैं बैट, मैन और व्हेल की फोरलिम्ब की बात करती हूं, तो इन सब में ओरिजिन सेम है ना, ओरिजिन सेम है और फंक्शन अलग अलग है। कैसे फंक्शन अलग है देख लो, कैसे फंक्शन अलग है। वेल क्या काम करती है, वेल अपने फोरलिम्स का क्या काम करती है, तैरने में मदद करेगी। बैट, चमगादड़, एक जगह से लटकने में मदद करेगा। तीसरा ह्यूमन, मैन, तुम क्या करते हो, खाना खाने के लिए मदद करते हो। तो ये सारे ओरिजिन तो सेम है, काम तो मतलब ओरिजिनेट तो ऐसे ही हुए थे कि भाई फोरलिम्ब बनेंगे, पर सबका फंक्शन अलग अलग हो गया। ठीक है, अगला, थ्रॉन्स इन बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स इन क्यूकरबिटा। तो थ्रॉन्स ऐसे ही बता रहा है कि भाई ये प्रोटेक्शन करवाएंगे, है ना। थ्रॉन्स मतलब ये बोगनविलिया में क्या करवाएंगे, प्रोटेक्शन करवाएंगे। और टेंड्रिल्स क्लाइंबर्स होते हैं ना बेटा, क्लाइंबर्स जो क्लाइंब करवाने में हेल्प करते हैं, तो कुकुरबिटा को क्लाइंबिंग करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो थ्रॉन्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, जिसमें ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट बता दिया। क्लियर। चलो अगला देखो, अगला आता है विंग्स ऑफ बर्ड, बटरफ्लाई। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई के अंदर क्या है, अब देखो यहाँ पे, जहां पहले हम ये देख रहे थे ओरिजिन सेम है, अब यहाँ ओरिजिन डिफरेंट। फंक्शन का ये रूल होता है कि कैन बी सेम और डिफरेंट, कैन बी सेम और डिफरेंट। फंक्शन, काम हालांकि ये दोनों उड़ने का ही करती है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स भी सेम है बेटा। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स यानी पेंगुइन तो उसमें चलने का काम करते हैं, पर डॉल्फिन उससे तैरने का काम करती है। फ्लिपर्स, फ्लिप है ना, तो वो तो डॉल्फिन जो है वो तो तैरने का काम कर रही है, फंक्शन अलग हो गया। ओरिजिन बने तो दोनों तैरने के लिए थे, पर एक उसका चलने का काम कर रहा है, एक तैरने का काम कर रहा है, अलग अलग फंक्शन हो गया, ओरिजिन सेम है। आईज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस, दोनों काम क्या है, फंक्शन सेम है देखने का, पर फर्क क्या है, इनकी स्पीशीज ही बदल गई, है ना। ये मैमल्स है और ये अलग है, ऑक्टोपस है हमारे। चलो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, दोनों का ओरिजिन अलग है। ओरिजिन अलग कैसे है, एक रूट है, एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, एक मॉडिफाइड रूट है, और दोनों का फंक्शन सेम है कि दोनों खाने के काम आते हैं, तो दोनों ही एडिबल है। ठीक है, दोनों एडिबल है, सब में सेम है बेटा,
सब में सेम है। और यही चीज हमको क्या शो करती है, यही चीज हमको क्या शो करती है बच्चे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वहीं मुझे यहां क्या शो होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर, डन। चलें आगे बच्चे, चलिए ये देखो, अब इस डायग्राम को समझ लो थोड़ा सा। यस, चलिए ये डायग्राम बताता है बेटा, और इससे भी पहले एक डायग्राम आया होगा, पहले इनका समझ लो, प्लांट्स का। प्लांट्स में देखो क्या है, सबसे पहले ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, सबकी ये एंसेस्टर्स है ना, इन एंसेस्टर्स से फॉर्म हो रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि हम क्या करते हैं ना बेटा, एरा को यहाँ डिवाइड किया जाएगा पीरियड्स में। मतलब एक ये एरा की बात कर रहा है, दिस इज एरा, ये एरा है, ये तीन, ये दिस इज एरा, एरा, और इसमें ये पीरियड्स है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये सारे के सारे कार्बोनिफेरस, ट्रांसिक, जोरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अभी के, तो ये सारे पीरियड्स हैं, ठीक है। तो अब ये तीन तीन के सेट में बनाए हुए हैं। अब इसमें है क्या चीज ना, कि जो अब हमको दिखते हैं वो ये है, पर जो इनसे पहले आए होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, रिवॉल्यूशन है, तो इनसे पहले जो आए होंगे ये उसका फ्लो चार्ट है। तो ये सारे है तो क्या बच्चे, अब देखो ये हमको ब्रायोफाइट्स तो अब दिखता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जोस्ट्रोफाइलम, ये हमको नहीं दिखता, एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके बाद हमको एब्सॉर्शन लाइकोपोड्स, ये दिखते होते थे, अब नहीं दिखते, ये भी अगेन ये वो हट चुके हैं, पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। फिर उसके बाद फॉर्न्स, ये हमको अभी भी दिखते हैं, फॉर्न्स जो हैं ये अभी भी देखो ऊपर चल रहे हैं। गिंको, ये हमको अभी भी दिख रहे हैं, ये कब से, क्रिटेशियस और जुरासिक पीरियड से बने हुए हैं, और ये हमको अभी तक दिखते हैं, फॉर्म्ड हैं ये। कॉनिफर्स अगेन हमको अभी भी दिख रहे हैं, नीटल्स, साइकेड्स, ये सब जिम्नोस्पर्म्स हैं, सब अभी भी दिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, सीड फॉर्म्स हो गए, डाइकोटिलेडन्स, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग बॉडी, मोनोकोटिलेडन्स, सब चीजें अभी भी दिख रही है। तो ये अलग अलग पीरियड्स में कौन कौन से प्लांट्स दिखे, कौन कौन से प्लांट्स नहीं दिखे, यानी एक्सटिंक्ट हो गए, ये उसका फ्लो चार्ट है। क्लियर। तो ये अलग अलग ज्योग्राफिकल पीरियड्स का एक हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लो चार्ट। अब सेम इसी तरह से हमारे पास ये देखो, ये डायनासोर्स का भी हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, एक और नया फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के अंदर हमको डिफरेंट पीरियड्स, अगेन क्या क्या पीरियड्स है, कार्बोनिफेरस, प्रीमेनियन, ट्रांसिक, जोरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी, अब जो हमको दिखते हैं, है ना, सबका ओरिजिन अर्ली रेप्टाइल से है, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ देखो, ये आधे ऊपर की तरफ बढ़े हैं, आधे इस तरफ बढ़े हैं। जो इस तरफ बढ़े हैं वो क्या बना रहे हैं बेटा, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, आज के मैमल्स। तो यहाँ पे ठीक है। तो सौरोप्सिड्स क्या बने हैं बेटा, लिजर्ड्स बनी है, जो आज की मॉडर्न लिजर्ड्स हम जानते हैं। इसी से स्नेक भी बना है, इसी से हमको अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमारे पास कौन आ जाता है, डायनासोर्स। डायनासोर्स कौन से पीरियड में आ रहे थे, जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स का राज था। फिर उसके बाद हमको क्या कौन मिलना शुरू हो गया, क्रोकोडाइल्स। डायनासोर देखो यहीं का यहीं एक्सटिंक्ट हो गया, इससे ऊपर कोई लाइन नहीं बनाई है, तो डायनासोर यहीं का यहीं एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है हमारे पास, अगर हम देखते हैं तो यहाँ साइनेप, अगला हमारे पास कौन आता है, साइनेप्सिड्स। ये क्या बनाएंगे बेटा, ये देखो ये ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, हमारे आज के जो मैमल्स हैं। तो सारे के सारे मैमल्स जो होंगे वो इस तरीके से इवॉल्व हुए होंगे। तो ये एक इवोल्यूशनरी चार्ट है जो हमको ये चीज बताता है कि भाई इसी तरीके से अब फिशेस बनी, एम्फीबियंस बने, रेप्टाइल्स बने। इन रेप्टाइल्स के अंदर ना एक था, एक कौन था, एक ऑर्गेनिज्म था जिसको हम कहते हैं
जिसको हम कहते हैं आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स क्या था बेटा, वो एक तरीके का लिंक था, किसके बीच में लिंक था, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज थी, एम्फीबियन की भी और रेप्टाइल्स की भी, दोनों की प्रॉपर्टी थी उसके अंदर, ठीक है। ओ सॉरी, रेप्टाइल्स और एव्स की, रेप्टाइल्स के बाद आएंगे एव्स, है ना, तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टी थी, रेप्टाइल्स और एव्स, ठीक है, आर्कियोपेट्रिक्स में। चलो अगला चलते हैं। We don't know the true reason, some say climate change killed them, some most of them evolved into birds। अभी ऐसा बोला जाता है कि भाई आधे से ज्यादा जो थे वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, पंछी बन गए, तो डायनासोर्स वही आर्कियोपेट्रिक्स, तो वो क्योंकि उनके डिसेंडेंट्स ही है, आर्कियोपेट्रिक्स जो है कहीं ना कहीं लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, डायनासोर्स की प्रजाति से। तो डायनासोर्स वाली प्रजाति आर्कियोपेट्रिक्स की प्रजाति मिलके जो है बर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते होंगे ऐसा बोला जाता है। इट्स अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द एव्स। The truth may be live in between small sized reptiles of that era still exist today। अभी भी small sized reptiles अभी भी exist करते हैं, इस टाइम पे भी exist करते हैं। चलो, first mammals were like shrews, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। अब हम फॉसिल्स की पढ़ाई करेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होगा बेटा फॉसिल्स की पढ़ाई का। तो फॉसिल्स की पढ़ाई मतलब क्या हो जाएगा कि हम प्रीवियस चीजों पे जाएंगे, फॉसिल्स की चीजों पे जाएंगे, कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका अगला देखते हैं आप क्या बोलता है ये कि नेक्स्ट, द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रूज। श्रूज क्या होते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, और फर्स्ट मैमल भी कुछ वैसे से ही थे। Their fossils are very small size। अब ये ना थोड़ा सा फॉसिल स्टडी करेगा, किसकी स्टडी करेगा, फॉसिल्स की स्टडी। पेलेंटोलॉजी, ठीक है, फॉसिल्स की स्टडी करेगा। और किस तरीके से होती है फॉसिल्स की स्टडी, बाय कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, ठीक है। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के थ्रू जो है वो पता कर सकते हैं हम कि भाई कितना पुराना फॉसिल है और ये कितनी पुरानी स्पीशी है, ठीक है। तो ये चीज का पता किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड इन देयर अनबोर्न यंग वन इनसाइड द मदर्स बॉडी। ये देखिए किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट ऐसा होता है कि एग लेइंग, अगर आप देखो तो आप प्रीवियस अगर आते जाओ, इन्वर्टिब्रेट्स पे अगर आते जाओ तो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म थे, फिर धीरे धीरे विविपेरस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट शुरू हुआ। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि अभी अपन ने देखा ना मैमल्स किस तरीके से बन रहे हैं, तो मैमल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कंपैरेटिव, जितनी पहले अपने पास जितने इनवर्टिब्रेटर्स आए उनमें से भी मैमल्स जो थे, या जितने वर्टिब्रेटर्स भी आए उनमें से मैमल्स वर द मोस्ट इंटेलिजेंट वन इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। सबसे ज्यादा डेंजर, भाई सामने से अगर कोई आ रहा है तो मैमल सबसे ज्यादा जागरूक, सबसे ज्यादा मतलब यू नो दे आर वेरी सेंसिटिव, और उनको पता लग जाता था कुछ तो गड़बड़ है। When reptiles came down, the mammals took over this earth। अब जैसे ही रेप्टाइल्स गायब होने लग गए, या गायब नहीं, मतलब जैसे ही रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद फिर उसके बाद मैमल्स ने आना शुरू कर दिया। They were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, continental drift के कारण when South America joined the North America, these animals were overridden by the North American fauna। तो बेटा हुआ क्या, नॉर्थ अमेरिकन फौना ने साउथ अमेरिकन फौना मतलब एनिमल्स, नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स ने साउथ अमेरिकन एनिमल्स को ओवरशैडो कर दिया, ठीक है। साउथ अमेरिकन एनिमल्स पहले हुआ करते थे, बड़े ही लार्ज स्केल पे हुआ करते थे, फिर उसके बाद आए हमारे पास कौन, नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स, और उन्होंने पूरी तरीके से ओवरशैडो कर दिया साउथ अमेरिकन एनिमल्स को, ठीक है। Due to some continental drift, pouched and mammals of Australia survived because of the lack of competition from any other mammal। बेटा competition अगर होगा तो उसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रूल फॉलो होगा। तो यहाँ किसका रूल फॉलो होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। अगर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ तो ये चीज हो सकती है, नहीं तो क्या होगा, सब आपस में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, ये चीज है,
अगला बोलता है लीस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, भाई पानी में तो रहते ही थे, जैसे कि व्हेल हो गया, डॉल्फिन्स हो गई, सील हो गई, सी क्रो हो गई, आर सम एग्जाम्पल। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स हो गया, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। आप इनको हायर क्लासेस में पढ़ोगे ही, ठीक है। अभी बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन। इंसान जब बनने लगे तो धीरे धीरे उनके स्किल्स डेवलप हुई, धीरे धीरे उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आई कि भाई मैं कैसा लगता हूँगा, मैं कैसा दिखता हूँगा। तो ये सब चीज़ें जब सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है तो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन। और अ रफ स्केच ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, देयर टाइम ऑन ज्योग्राफिकल। देखिए बच्चे, किस पे कैलकुलेट किया जाता था? ज्योग्राफिकल स्केल पे, इंडिकेटेड, जैसे कि दिख रहा होगा आपको कोई फिगर के अंदर, ये रहा। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट एराज में कैसे इवॉल्व हुए हैं मैन, ठीक है, मैन का इवोल्यूशन भी। अबाउट 15 MYA is ये मिलियन ईयर अगो, primates called Diropithecus and Ramapithecus, दोनों ये अपना डायरोपिथेकस और रामापिथेकस दोनों ही 4 लिम्स पे चला करते थे, ठीक है, 4 लिम्स पे चला करते थे। फर्क इतना था कि ये पूरी तरीके से एप्स में बन गए और ये ह्यूमंस की तरफ इवॉल्व हो गए। रामापिथेकस ह्यूमंस की तरफ इवॉल्व हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये रामापिथेकस ही है हमारे कहीं ना कहीं पूर्वज। तो अब इनसे हम लोग जो है धीरे धीरे ह्यूमन की स्पीशीज डेवलप होना शुरू होगी। वर एग्जिस्टिंग 15 MYA में तो यही एग्जिस्ट कर रहे थे दोनों। कैसा स्ट्रक्चर था? हेयरी थे, वॉक लाइक गोरिल्लास, मैं क्या बोल रही हूँ, चारों पैरों पे चलते थे, तो भाई चिंपैंजी गोरिल्ला टाइप ही थे। रामापिथेकस वर मोर मैन लाइक, वाइल ड्रायोपिथेकस वर एप लाइक। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ड्रायोपिथेकस एप के पूर्वज हैं बट रामापिथेकस ह्यूमंस के पूर्वज हैं, ठीक है। फिर few fossil of man like bones have been discovered in इथियोपिया एंड ट्रांजेनिया। ये मिले गए कुछ जो है स्पेसिफिक बोन्स मिली गई और वो बोन्स अभी अपन देखेंगे भी उस फिगर के अंदर। These revealed the homonid features leading to the belief that about 3 to 4 MYA, कलर दूसरा से हाईलाइट कर रही हूँ मैं, These revealed the Ethiopia and Tanzania believe that about 3 to 4 MYA यानी 3 to 4 million year ago, man-like primate walked in the eastern Africa. They were probably taller than 4 feet. 4 फीट से ज़्यादा लंबे थे ये क्या करते थे, चारों पैरों पे चलते थे। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ तो 3 से 4 MYA में क्या होता है, बट वॉक अपराइट, 4 फीट के लोग हैं और अपराइट चल रहे हैं, खड़े स्टैंडिंग चल रहे हैं। 2 MYA Australopithecus probably lived in East African grasslands। ये एक और स्पीशी हमने देख ली कि भाई डिसेंडेंट्स पढ़े जा रहे हैं हम। Evidences show that they hunted with stone weapons but essentially ate fruit। सिर्फ फ्रूट्स ही खाते थे, अभी तक मीट खाना नहीं जानते थे, तो फ्रूट्स खाते थे ये, ठीक है। Some of the bones among the bones discovered they were different. These creatures called the first human-like being the hominoid and are called Homo habilis। Homo habilis आना शुरू हुए। Homo habilis क्या करते थे बेटा, धीरे धीरे वेपन्स का फॉर्मेशन होने लगा, वेपन्स से खेला करते थे, मतलब वेपन्स का यूज किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद द ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी इनकी, इस पे क्वेश्चन बनता है। 650 से 800 cc, यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इनको पॉइंटर्स बनाना और पॉइंटर्स की तरह से याद करना। They probably did not eat meat, ये भी एक पॉइंट है इसी का, मीट नहीं खाते थे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, ये अब अगला आ गया हमारे पास, अगली स्पीशी। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा in 1891 revealed the next stage, that is Homo erectus, about 1.5 MYA। 1.5 MYA Homo erectus जो थे इनका सबसे लार्ज ब्रेन था, अराउंड 900 cc। इनका ब्रेन देख रहे हो, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर उसके बाद आते हैं हम ऑस्ट्रियोपिथेकस और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं होमो हेबिस और होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस अभी तक सबसे एनलार्ज्ड ब्रेन है,
और जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ब्रेन है, कितना है 900 सीसी तक पहुंच गए। होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, ये मीट ईटिंग थे। फिर आए नीदरलैंड, निएंडरमैन्स with the brain size of 1400 cc। निएंडरमैन्स जो थे वो 1400 cc lived near the east and central Asia। ये थोड़े से और डेवलप यानी 1 लाख से 40,000 ईयर बैक, देख रहे हो, अभी पहले मिलियन ईयर अगो में बात हो रही थी, अब थोड़ा लाखों में बात हो रही है। दे यूज टू हाइड एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी, धीरे धीरे उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, तो दे यूज टू हाइड देयर बॉडी, दे यूज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड्स, और डेड्स को बरी किया जाता था, सेरेमनीज मनाई जाती थी। इस पे एक PYQ आता है कि सेरेमनीज मनाते थे, यही मनाते थे निएंडरलैंड, ठीक है। फिर अगले आ गए होमो सेपियंस। अब मेरे को लग रहा है मेरे पास कलर खत्म है। होमो सेपियंस arose in Africa and moved across the continents and developed 2 distinct races during Ice Age। अब बेटा 2 रेस हो गई। आइस एज वाली जो थी वो 75,000 10,000 तक ईयर्स अगो मॉडर्न होमो सेपियंस फाइनली डेवलप हो गए। तो आइस एज अभी तक जितने थे ना सबको आइस एज मान रहा है। होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो ये अपना सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, ये वाली जो एरा है, ये वाले एरा को हम कहते हैं कि अब थोड़ा सा आइस एज एरा से बाहर आ चुका है, ठीक है। होमो सेपियंस है ये, ठीक। तो आइस एज एरा क्या था, पहले का टाइम, ठीक है। तो अब क्या आ जाता है हमारे पास 75,000 और 10,000 ईयर्स अगो में हमको दिखते हैं मॉडर्न होमो सेपियंस, जो अब हम लोग हैं। प्री हिस्टोरिक केव्स, अब इनकी देखो तरीके, ये आर्ट डेवलप करते थे, ये अच्छी चीज़ें, ये पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स डेवलप करते थे, ये सब चीज़ें पाई गई। वसीन इन भीमबेटका रॉक शेल्टर इन दी रेजियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये पाए गए हैं, ये सारे एविडेंसेस हैं। एग्रीकल्चर केम अक्रॉस 10,000 ईयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। द रेस्ट ऑफ, ये क्या करते थे बेटा, एग्रीकल्चर भी करते थे। ह्यूमन सबसे पहले एग्रीकल्चर करना शुरू हुए है ना, तो एग्रीकल्चर भी करते थे। रेस्ट ऑफ व्हाट हैपन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। और धीरे धीरे क्या होता गया, फिर तो तुम हिस्ट्री पढ़ते ही हो कि भाई सिविलाइजेशन जो था वो भी चलता था और ये वो सब तो तुमको पता है। अब इस डायग्राम पे आओ, ये देखो डायग्राम देखो एक बार, यहाँ देखो, यहाँ पे धीरे धीरे इस तरफ अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हमको ह्यूमन जैसा दिख रहे हैं। पहले के टाइम पे इस तरीके से स्ट्रक्चर, स्कल सिस्टम इस तरीके से होता था। अब इसका स्कल देख लो किस तरीके का है, और धीरे फिर डेवलप हुआ, फिर और डेवलप हुआ। अब मॉडर्न मैन ऐसा लगता है ना, रामापिथेकस और ड्राइपिथेकस, ये इससे भी पहले और हेयरी, तो चिंपैंजी जैसे ही लगते थे, और अब धीरे धीरे जो है वो इवॉल्व होने लगे। फिर उसके बाद फाइनली हमारे पास होमो सेपियंस आ गए, मॉडर्न मैन जिनको हम बोलते हैं, और अभी हम वही हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।